न्यूज 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत स्वागत है। योगी जी 100 साल देखिए, मेरे मुंह से पहली दफा निकला तो 100 साल निकला है, लेकिन 100 दिन पूरा करने पर आपका बहुत बहुत न्यूज 24 के इस खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। और मुझे ये पता चला कि आज आपका 100 दिन और 11 दिन मतलब 111 दिन हुए हैं। 111 दिन हमारे लिए बहुत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत स्वागत है। तमाम लोगों के तमाम सवाल हैं, लोगों के सवाल हैं, हम सब के सवाल हैं, और आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं लोगों की। तो इस मौके पर हम न्यूज 24 की तरफ से इस मंथन कार्यक्रम में बहुत स्वागत। इससे पहले कि हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें, आपसे विनती है कि आप कुछ 100 दिन पर कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज आप संक्षिप्त में लोगों को बताइए, न्यूज 24 के माध्यम से लोगों को, पूरे देश की जनता को बताइए कि आपके लिए ये 100 दिन कैसा रहा। अनुराधा जी धन्यवाद। मैं आपको न्यूज 24 से जुड़े हुए सभी जो पदाधिकारी हैं उन सब के प्रति मैं हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यक्रमों को लेकर के अपने मंथन का एक आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन मैं कह सकता हूं एक विश्वास के दिन है। 12-15 वर्षों में सरकारों ने जो विश्वास खोया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जनता का व्यवस्था से जो विश्वास हटा था, उस विश्वास बहाली के ये 100 दिन रहे हैं। इन 100 दिनों में एक नई कार्य संस्कृति को प्रदेश के अंदर जन्म देने का प्रयास किया गया है। यद्यपि 100 दिन किसी भी सरकार के लिए और उसके कार्यक्रमों को या उस सरकार के आंकलन के लिए 100 दिन पर्याप्त नहीं हो सकते, क्योंकि जनता ने मैंडेट 5 वर्ष का दिया है। तो 100 दिन में हम ये आंकलन नहीं कर सकते कि सरकार ने अच्छा किया या बुरा किया जी। लेकिन सरकार की दिशा को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है और 5 वर्ष में ये सरकार क्या अचीव कर पाएगी। हम लोगों ने 100 दिनों में जनता के इस विश्वास को बहाल करने का प्रयास किया और प्रदेश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को भी जन्म देने का प्रयास किया है। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नया प्रयास प्रारंभ हुए हैं, चाहे वह प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों का ये मानना है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते जब तक हम प्रदेश के खेती किसानी पर ध्यान नहीं देंगे और किसानों के स्वावलंबन के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बढ़ाएंगे, और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस बारे में बार बार आह्वान होता है कि हमें किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास करना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के प्रदेश के सभी किसानों के लिए अपनी कार्य योजना को अमली जामा पहनाना प्रारंभ किया है। लघु और सीमांत किसानों की फसली ऋण को माफ करने के साथ साथ प्रदेश के अंदर पहली बार किसानों से उनकी उपज को कोई सरकार प्रोक्योर कर सके, उसका क्रय कर सके और किसान को उसकी उपज का दाम से अधिक मिल सके। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया है, सीधे किसानों से किया है। समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 10 रुपए अतिरिक्त किसान को
आरटीजीएस के माध्यम से उसके खाते में धनराशि उपलब्ध करवाई है। हम लोगों का मानना है किसानों की आय को दोगुना क्या इससे ज्यादा किया जा सकता है, बशर्ते उसको आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ दिया जाए और उसे उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करा दिए जाएं। और ये प्रयास प्रदेश के अंदर किया गया। प्रदेश में नए कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ हर जनपद में एक कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ साथ उन किसानों को उन्नत तकनीक और उन्नत किस्म के बीज भी दे सकें, इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। 4 कृषि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के हैं। चारों कृषि विश्वविद्यालयों के साथ बैठ करके एक कार्य योजना तय की गई है और उसके अनुसार फिर हम लोग किसानों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने और उसकी खुशहाली के लिए एक योजना बना रहे हैं। पहली बार प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई है, तो साथ साथ प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ड्रिप इरिगेशन जी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की इस योजना को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास प्रदेश के अंदर किया है जी। पहली बार हुआ है जब प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड का क्षेत्र, मिर्जापुर, कानपुर और आगरा के इन क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में पानी के लिए, पेयजल के लिए हाहाकार नहीं मचा है। हम लोगों ने आने के तत्काल बाद अपनी कार्य योजना को प्रारंभ किया और पूरे प्रदेश के अंदर व्यवस्था को हम लोगों ने इस तरीके से तय किया, मंत्रियों की ड्यूटी सुनिश्चित की और ये तय कर दिया गया कि कहीं भी पेयजल का संकट न होने पाए। काफी हद तक हम लोग उसमें सफल हुए हैं और हमारा मानना है कि आने वाले समय में प्रदेश के अंदर पेयजल के संकट से हम मुक्ति दे सकें। प्रदेश के अंदर जो एक वीआईपी संस्कृति थी, यानी विद्युत वितरण में भी यहाँ पर भेदभाव होता था और भेदभाव किस रूप में होता था कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में तो बिजली मिलेगी, बाकी अन्य जिले इससे वंचित होंगे। हम लोगों ने कहा तो लोकतंत्र का उपहास है। प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री किसी एक क्षेत्र या कि एक विधानसभा तक अपने को सीमित नहीं कर सकता है। उसकी जवाबदेही प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाओं तक है, प्रदेश के 22 करोड़ जनता तक है। और हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद मुख्यालयों को, यानी 75 जिले हमारे हैं, 75 जिला मुख्यालयों पर हम लोगों ने समान रूप से 24 घंटे विद्युत के वितरण की व्यवस्था कर दी। सभी मत, मजहब या संप्रदाय से जुड़े हुए धर्मस्थल हैं, उनको 24 घंटे विद्युत की व्यवस्था हम लोगों ने प्रारंभ करने के लिए तैयारी की है। तहसील मुख्यालय और बुंदेलखंड को 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति की है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शेष प्रदेश में 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति भी हम लोगों ने सुनिश्चित की है जी। हम लोगों ने इस दौरान प्रयास किया है कि प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों के पाप और भ्रष्टाचार से जो सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं, इन सबको गड्ढा मुक्त करने का एक अभियान छेड़ा जाए। हम लोगों के सामने एक चैलेंज था कि खनन पे रोक थी, उस सब के बावजूद लगभग 85,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें हम लोग गड्ढा मुक्त करने में प्रदेश के अंदर सफल हुए हैं। प्रदेश के अंदर ऐसी अनेक कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग चले हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और वह लक्ष्य था कि 2022 तक इस देश के अंदर हर गरीब के सिर को ढकने के लिए एक छत होगी। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना लागू ही नहीं की गई। हम लोगों ने पिछले 100 दिनों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 7 लाख से ऊपर ऐसे परिवारों को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और प्रधानमंत्री जी अभी 20 जून को यहाँ पर आए थे। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमने इस योजना को शुभारंभ कर दिया है। हम लोगों का प्रयास है कि इस वर्ष हम 10 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराएंगे और शहरी क्षेत्र में भी 2 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। योगी जी, आपका 111 दिन का रिपोर्ट कार्ड तो बहुत सारे बदलाव की बात कर रहा है। बहुत चीजें पहली दफा आपने शुरू की, आप सोच रहे हैं, आप 22 की बात कर रहे हैं। मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है आपसे और सवाल ये है कि महंत
गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी जी की जिंदगी में कितना बदलाव आ गया 111 दिन में मुख्यमंत्री बनने के बाद। गोरखपुर से आप जब 5 KDA आए हैं तो योगी जी के खुद की जिंदगी में कितना बदलाव आ गया, क्योंकि इतनी सारे बदलाव की फहरिस्त आपने बताई है, तो एक छोटा सा बदलाव तो ये बनता है आपका बताना। देखिए, मैं उससे पहले 19 मार्च के पहले जो योगी था वही आज भी हूं। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, बदलाव एक हुआ है कि पहले एक ज्यादा स्वतंत्रता थी, व्यक्ति अपने अनुसार कार्यक्रम तय कर सकता था, हम लोग अपने अनुसार अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते थे। हम लोगों के पास एक सीमित क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अपने कार्यक्रमों को करते थे, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम होते थे, रचनात्मक कार्यक्रम होते थे, अपने धार्मिक कार्यक्रम होते थे। उससे एक बड़ी क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे मैं गोरखपुर और दिल्ली के बीच काम करता था, तो लखनऊ तो गोरखपुर और दिल्ली के बीच में पड़ता है। तो आप बीच में आ गए हैं क्या? इसलिए मैं बीच में हूँ, तो मुझे मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आप बीच में आ गए हैं क्या? मतलब दिल्ली का रास्ता तय है यहाँ से? नहीं, मैंने कहा ना, मैं दिल्ली और गोरखपुर के बीच में हूँ, तो दिल्ली से मुझे लखनऊ भेजा गया है, तो मैं बीच में आकर के उस संतुलन कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो बदलाव योगी जी में आया है। कहाँ के योगी जी, फायर ब्रांड नेता, क्या बोली, क्या ठसक, और आजकल सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रहे हैं। आपकी वेशभूषा सिर्फ जो है वो नहीं बदली और बाकी आपके बोल वचन सब बदल गए। ऐसा नहीं है? क्या हमारी कार्य पद्धति से आपको लगता है कि हम बदले हैं क्या? आप थोड़े संभल के बोलते हैं, थोड़े जिसे कहते हैं रुक के बोलते हैं, जैसे पहले फर्राटेदार जो आया बोले, पिछले 15 वो वाली बात नहीं है। पिछले 15 वर्षों में किसी सरकार ने प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़ खानों में लगाम लगाने का प्रयास किया क्या? ये कोई योगी लगा सकता है ना? जी एंटी वोमियो स्क्वाड का गठन किसी ने किया? हाँ बिल्कुल। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किसी ने किया? हम लोगों ने किया। लेकिन 100 दिन में धीरे से बदल, वो तो आपके पहले दिन की फहरिस्त, पहले हफ्ते की फहरिस्त थी वो सब। अब ये 100 दिन की मैं फहरिस्त पूछ रही हूँ। ये उस 100 दिन के अंदर ही नहीं, मैं कहता हूँ 111 दिन के अंदर कहा, आज मुझे 111 दिन हो रहा है। बोल वचन तो बदल गए। आप देखिए, उस समय आप लोग रोमियो स्क्वाड की बात कर रहे थे, अब रोमियो स्क्वाड जिला स्तर का बन गया। कहाँ उस समय तो शासक का स्तर था। उसको हम लोगों ने लागू किया है, सफलतापूर्वक लागू किया है। और अभी जिन भूमाफियाओं ने सत्ता के संरक्षण में सरकारी जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, उनके खिलाफ जब बृहद अभियान चलेगा पूरे प्रदेश के अंदर, तो आप देखेंगे एक भूचाल सा आ जाएगा पूरे प्रदेश में, और वो स्थिति हम लोग लेके आने वाले हैं। इसलिए मेरी पहले से उनको सलाह है। अब थोड़े तो ठंडे हो चुके हैं योगी जी, 111 दिन में थोड़े ठंडे हो गए हैं। देखिए, हम लोग जो पहले थे वही आज भी हैं। हाँ। शासन की कार्य पद्धति एक रचनात्मक दिशा में बढ़ रही है। हमें प्रदेश के 22 करोड़ जनता के बारे में कार्य करना है और उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो क्या आपको आप सुबह जब उठते हैं तो ये सोचते हैं कि आज मुझे मुंह पे टेप लगाना पड़ेगा? देखिए, मैं सुबह जब उठता हूं तो मैं पहले सर्वप्रथम ईश्वर का स्मरण करता हूं और उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश के हित के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास पर हम लोग खरा उतर सकें और प्रदेश के अंदर एक लोक कल्याणकारी सरकार को देकर के प्रदेश की जनता के हितों को संरक्षण करने में सफल हो सकें, यही प्रार्थना रहती है और उस दिशा में हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आजकल आप मंदिर के जैसे प्रशासक रहे हैं ना, वैसे ही आजकल आपका पूरा जो है प्रदेश पर भी डंडा चल रहा है। मंत्रियों को सुबह 9:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ऑफिस में रहना पड़ता है। सुबह आइए, अपना बायोमेट्रिक्स लगाइए और चले जाइए, अब बैठे रहिए। सबके घर पे कोई लाल बत्ती तो ऐसे भी खत्म हो चुकी है। तो बेचारों का राजपाट आपने जो है ना, उनको आपने अफसर बना दिया। सारे मंत्री कह रहे हैं हम सब अफसर बन गए। देखिए,
आपने हमारे मंत्रियों के उसको कम कर दिया है। हमारे मंत्री सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे, 1 घंटा और। हाँ, सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर परिवर्तन दिखाना है। तो 12-15 वर्षों की इस गंदगी को साफ करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए, मेहनत वो कर रहे हैं कि आप करवा रहे हैं? सुबह सबको फोन सुना मैंने, चले जाते हैं कि आप कितने बजे आ रहे हैं, आप स्वतःस्फूर्त भाव के साथ सब लोग लगे हुए हैं और ये सामूहिक प्रयास है, एक टीम स्पिरिट है और वह आगे बढ़ रही है। कहा तो ये जाता है कि आपका जो आप प्रशासन जो आप दिखाना या चलाना चाह रहे हो वो जिला स्तर तक अभी तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाया है, और जिसके कारण आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, वो बड़े थोड़े डरे सहमे होते हैं, क्योंकि अफसर शाही जो है उसका डायरेक्ट आपके साथ कनेक्शन है। एक पीएमओ, एक सीएमओ, वहां पर पीएमओ है, यहाँ पर सीएमओ है, तो डायरेक्ट अफसर्स आपके टच में है, वो उनकी बात ही नहीं सुनते। बेचारे जनप्रतिनिधि कितने साल उन्होंने स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, पार्टी का झंडा उठा के चले, अब वो बेचारे एमएलए बने हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है, हर एक की सुनवाई है। हाँ। मैं स्वयं सप्ताह में 2 दिन एमएलए से मिलता हूं, 1 दिन एमपी से मिलता हूं। जब मेरी जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद है और जनप्रतिनिधि अगर किसी भी विकास की योजना को लेकर के, लोक कल्याणकारी योजना को लेकर के शासन और प्रशासन किसी के पास भी जाएंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, इन 100 दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 11 लाख से अधिक मामलों में सुनवाई की है और इसमें 10 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण भी हुआ है। 1 लाख मामले जो 100 दिन के बाद बचे हुए थे, कल उसकी पूरे प्रदेश के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया हूं और सबकी जवाबदेही तय भी किया हूं। ये जवाबदेही की सरकार है। लेकिन योगी जी, तो फिर आपके यहाँ के एक मंत्री को धरने पर बैठने की या ये कहने की कि हम अनशन करेंगे, इस तरीके की जरूरत क्यों पड़ी? आपके वो सहयोगी है राजभर जी। हमने पूछा उनको, मैंने बुलाया जी, मैंने कहा भी क्या मामला है आपका, और बुलाया, उनकी बातों को हमने पूछा। हमने कहा अपनी बातें बताइए, क्या आपकी समस्या, आपको डीएम के खिलाफ धरने पे आपको क्यों बैठना पड़ेगा, भाई बताइए ना। हाँ। उनके जो मामले थे बहुत छोटे छोटे थे। उन्होंने तहसील स्तर पर उनके किसी एक पदाधिकारी ने कोई समस्या दी थी, पूछा गया था एसडीएम से, पूछा गया लेखपाल से, जिस लेखपाल के स्तर पर लापरवाही बरती गई थी उसके खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी। एक दूसरे मामले में एक एसडीएम के स्तर पर लापरवाही हुई थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी थी। तो मैंने उनको बताया जब कार्रवाई हो चुकी तो इसके बाद क्या मतलब है इन सब चीजों का। बहुत तो बार होता है। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे भाई। सही तथ्य आप उनको बताएंगे, सही तथ्य उनके पास आएंगे या कोई व्यक्ति सही तथ्य लेना चाहेगा तो मुझे लगता है कि उसके बाद कहीं कोई समस्या ही नहीं है। जब सही तथ्य उनके सामने आए तो इस समय इस बात को संतुष्ट है कि हाँ, डरे हुए रहते हैं आपसे। मुझसे क्यों डरेंगे? कहते हैं आपका चाबुक बहुत चलता है, सही है क्या? ये बताइए, आपके मंत्री लोग सब आपके चाबुक से डरे हुए, बेचारे सब कह रहे अब हम लोग के पास यही रास्ता है कि अनशन करो, धरना करो, ऐसे ही करके अपनी बात को सामने रखो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हर मंत्री मेहनत कर रहा है, अपने अपने विभाग में बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, परिणाम आएंगे और मैं मानता हूं कि यह एक अच्छी सरकार साबित होगी, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में सफल होगी। लेकिन एक कहा जाता है कि या तो सीएम हाउस में फरियाद कोई लेके जाए या गोरखपुर में कोई फरियाद, एक यहाँ पर सीएमओ है, एक आपका मंदिर में है गोरखपुर में, यही 2 जगह पर अगर कोई फरियाद लेके जाए तो उसकी सुनवाई होती है। 22 करोड़ की जनता और कहाँ जाएगी? कितने लोग आपकी ये 2 जगह पे जा सकते हैं? हमने ये व्यवस्था हर जिले में कर दी है। हर जिले में हर अधिकारी 9 बजे से 11 बजे तक जन सुनवाई करता है। हर मंत्री सोमवार के दिन जन सुनवाई अपने अपने कार्यालय में बैठ के करता है। मैं स्वयं प्रतिदिन 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जन सुनवाई में बैठता हूं। सप्ताह में 2 दिन माननीय विधायकों से मिलता हूं, 1 दिन माननीय सांसदों से मिलता हूं। हम लोगों ने ब्लॉक दिवस
सप्ताह में एक दिन ब्लॉक का वीडियो के नेतृत्व में पूरी टीम ब्लॉक में बैठ करके जन सुनवाई करेगी और 3 दिन के अंदर उन समस्याओं का समाधान करेगी। महीने में 2 दिन थाना दिवस, थाना दिवस के दिन थाना के अंतर्गत आने वाले सभी लेखपाल थाने में रहेंगे, थाने में रह करके जन सुनवाई करेंगे और उन समस्याओं का समाधान 3 दिन के अंदर करेंगे। महीने में 2 दिन तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में हम लोगों ने उसको बदला है और जो भी समस्याएं वहां आएंगी, किसी भी उससे जुड़ी हुई, उसका समाधान 3 दिन के अंदर उनको करके दिखाना होगा। आपकी सोच तो अच्छी है योगी, सोच नहीं, ये इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम, देखिए जहां कभी कार्य 15 वर्षों के अंदर हुआ ही नहीं है, उस जंग को छुड़ाने में थोड़ा समय तो लगेगा। मतलब और इसीलिए हम लोगों ने कह दिया है कि हमारी स्पीड तय है, जो लोग कार्य कर सकते हैं वो चलें, नहीं कर सकते हैं तो 50 साल की उम्र हमने तय कर दी है रिटायरमेंट की, क्योंकि हम लोगों ने तय कर दी क्या है ये 50 साल? मैंने कल ही आदेश आया है कि 50 साल, तो क्या 50 साल से के जो हो गए, जो भी ऑफिसर हो गए, जो ये क्या इनको रिटायर कर दिया जाएगा? कंपल्सरी रिटायरमेंट है इनका होगा क्या? जो कार्य नहीं कर सकता है, विकास के प्रति, जन सुनवाई के प्रति जिसके अंदर रुचि नहीं है, जो अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा पा रहा है, सरकार को अधिकार है 50 साल के बाद उसकी सर्विस को रिव्यू करें, देखें उसके बारे में। और तो कंपल्सरी पैमाना क्या होगा योगी? क्योंकि बहुत बड़ा तबका होगा जिसको आपके धमका रहे हैं कि आप काम कीजिए नहीं तो हम आपको रिटायर कर देंगे। धमका नहीं रहे हैं, इस सलाह दे रहे हैं प्रदेश के हित में, 22 करोड़ जनता के हित में एक सलाह है, आप इसके अनुसार चलिए। पिछले 12-15 वर्षों की जंग को हटा दीजिए, पिछले 12-15 वर्षों के अंदर जो कुछ हुआ है उसको भूल जाइए। अब प्रदेश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बढ़ेंगे, स्वागत होगा, नहीं बढ़ेंगे तो ये दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है और हमने उसके लिए अपने पैमाने तय कर लिए हैं। कोई अगर ये गलत फहमी में है कि सीआर को इसका आधार बनाया जाएगा तो नहीं, मतलब सीआर नहीं मायने रखता है। सीआर मायने नहीं रखेगा, इसमें बहुत कुछ मायने रखेगा, उसकी कार्य पद्धति को, उसके कार्य प्रणाली। ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के एक सरकारी अधिकारी के लिए सीआर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और आप उस पर सीआर पिछले 12-15 वर्षों में सीआर का पैमाना क्या हो गया था, यह हर व्यक्ति जानता है। इसलिए सीआर ही हर चीज के लिए पैमाना नहीं हो सकता। तो आपका पैमाना क्या होगा? हमारा पैमाना पब्लिक होगी, पब्लिक रिस्पांस होगा, पब्लिक फीडिंग होगी और हम उस आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मतलब ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर 50 साल का कोई हो गया और वो आपके हिसाब से नहीं चला तो उसको आप मेरे हिसाब से नहीं, कर देंगे। सरकार के अनुसार उसको आगे बढ़ाना होगा, लोक कल्याणकारी अभियान के साथ जुड़ना होगा, विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन। जबरदस्ती रिटायरमेंट मैं कर सकता हूं, अगर वह व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, व्यवस्था के लिए जो लोग जंग बन चुके हैं, बोझा बन चुके हैं, उनका जबरदस्ती रिटायरमेंट होना आवश्यक है। और ये जो लिस्ट आपने मंगाई है ये आपके पास कब तक आ जाएगी? क्योंकि कल ही शायद चीफ सेक्रेटरी का एक आदेश आया है कि ऐसी लिस्ट निकाली जाए। ये बहुत शीघ्र आ जाएगी, आप चिंता मत करिए, जब वो कार्रवाई शुरू होगी तभी आपके पास समाचार आएगा। तो यूपी के अधिकारियों की नींद गायब हो जाएगी ये मैं कह दूं? ऐसा नहीं, अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। 100 दिन के अंदर आपने कहा कि सबके ऊपर आपने 100 दिन के अंदर हमें कहते हैं